हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नेचर शो करता वो स्टैटिक इन फॉर्म में जो शो करा था हमने। चार्जिंग के जो मेथड थे हमारे डिफरेंट, चार्जिंग इन कांटेक्ट, बाय रबिंग टू बॉडीज, बाय इंडक्शन मेथड। तो जो हमने यहाँ पे लास्ट डे डिस्कस किया था इंडक्शन मेथड के का, वही आगे हम आगे बढ़ाएंगे। उस बेस के ऊपर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बेसिक प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपका, व्हाट इज मींट बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट जो मैटर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोवाइड करती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसके लिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट के बारे में, इसकी डायमेंशन के बारे में, इसके नेचर के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो अब हमने उस इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट है हमारे, वहां से हमने बात निकाली थी जो इंडक्शन ऑफ चार्ज था आपका। फर्स्ट थी भाई लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो हमारे लाइक चार्ज हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट, रिपेल टू ईच अदर। जैसे हम लेके चले थे भाई, अगर एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अनदर बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, या फिर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इस केस में दोनों सेम नेचर के होंगे, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। तो इस केस में क्या हुआ था स्टूडेंट, हमारा रिपल्शन ऑकर हो गया। लेकिन इन केस ऑफ अनलाइक चार्ज, दैट इज positive and a negative student, then they attract to each other. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई हमारी like charge repel to each other, unlike charge attract to each other. सेकंड प्रॉपर्टी है भाई हमारी, जो चार्जेस हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन दी थी भाई हमने इन केस ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते थे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो बेसिक यूनिट थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज था स्टूडेंट, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, E इज इक्वल प्लस माइनस 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज बोलते हैं स्टूडेंट इसको, किस इस एक मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, प्लस से माइनस। यहाँ पे प्रोटॉन के केस में प्लस E आता है, इलेक्ट्रॉन के केस में स्टूडेंट माइनस से E आएगा। दैट इज, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इसके लिए माइनस 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी स्टूडेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव नेचर। एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मीनिंग क्या है भाई, एडिटिव मींस एडिशन। जो एक टोटल चार्ज है एक बॉडी के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all the
चार्जेस ऑन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर हम एक फ्यूज बॉडी लेके चले स्टूडेंट, ये मान ली भाई हमने फ्यूज बॉडी, इसके ऊपर टोटल चार्ज अज्यूम कर दिया हमने, सपोज करो क्यू, ये मान लिया भाई इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज क्यू है हमारा, लेट इट इज मेड अप ऑफ n कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लिया स्टूडेंट हैविंग चार्ज q1 q2 q3 अप टू स्टूडेंट qn तक, n पार्टिकल लिए हैं तो सभी के लिए चार्ज क्या हो जाएगा भाई, q1 q2 q3 अप टू qn तक हो गया। तो जो टोटल चार्ज है q, वो किसके इक्वल है भाई, q इज इक्वल q1 प्लस q2 प्लस अप टू भाई qn। दिस इज द एडिटिव इन नेचर, मींस जो टोटल चार्ज है एक बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम is equal to the algebraic sum of charge on its constituent particles। जो टोटल चार्ज है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पे आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल एफ्लुएंस, जब कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो भैया उस केस में, उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे, तो वो चीज क्या कहलाती है भैया, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अगर हम ये बॉडी लेके चले, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे हम, तो ये केस कैसा भाई हमारा आइसोलेटेड कहलाएगा। तो इस केस में इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है क्यों, वो किसके इक्वल है, इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मीनिंग क्या होगा, जिससे मिलके ये बनी है, द बॉडी विच मेड फ्रॉम ऑल द पार्टिकल्स, वो सारे पार्टिकल जो इसको बनाने वाले हैं भाई, उनके ऊपर जो चार्ज है वो हमने n पार्टिकल मान लिए। फर्स्ट के लिए चार्ज कितना ले लिया भाई, q1, सेकंड के लिए q2, लास्ट के लिए qn, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, q इज इक्वल q1 प्लस q2 अप टू qn तक चलेगा भाई। तो दिस इज द एडिटिव इन ए नेचर, जो टोटल चार्ज है हमारा वो एडिटिव इन ए नेचर होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। कंजर्वेशन of electric charge। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कंजर्व रहना, सेम रहना। एक सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट, जो हमारी एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफरेबल, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू द अनदर। एक होटर पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें से हीट एनर्जी है वो सेकंड पार्ट के अंदर मूव कर सकती है। इसी प्रकार जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते स्टूडेंट और न ही डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफरिंग। तो जो डेफिनेशन लिखोगे, कंजर्वेशन का मीनिंग बताओगे, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed, only transfer from one body to another body. According to law of conservation of electric charges, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नेट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट आपका, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया है, दैट इज पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। जो टोटल चार्ज हम बनाएंगे एक बॉडी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जो है हमारा द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स सेम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज हमारा जो नेट चार्ज बनता स्टूडेंट वो कैसा रहेगा भाई, रिमेन से सेम। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। हम ना तो उसको स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या होगा, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। क्या कर सकते हैं, हम इसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं स्टूडेंट एक बॉडी से सेकेंड बॉडी के अंदर। जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक यूनिवर्सल लॉ के फॉर्म में जाना जाता है स्टूडेंट, बिकॉज इट हैज नो एक्सेप्शन। इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन of electric charge, because it have no exception। इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल भाई हम एग्जांपल लेके चलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा कंजर्वेशन फॉर्म में आया है इसको हमें विद द एग्जांपल लेके चले। अगर हमें यूरेनियम की बात करें भाई, यूरेनियम 92-238, यूरेनियम 92-238 लेके चले भाई। जब इसमें से हमें एक हीलियम पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे थोरियम 92-234 प्लस में हीलियम 2 and 4 स्टूडेंट। देखो यहाँ पे जब यूरेनियम लेके चले भैया 92-238, इसमें से हमने हीलियम पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट किया, बाहर लेके आए इसमें से। इनके जो प्रोसेस है हमारा उसके अंदर क्या है भैया, फिजन प्रोसेस। आपका जो यूरेनियम 92-238 था वो स्प्लिट हो जाता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, जिसको हमें न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं भैया। तो इस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के अंदर जब यहाँ से हीलियम पार्टिकल को हमने बाहर निकाला तो इसका जो मास था 234 यानी कि 4 लेस आ जाएगा, यहाँ से 2 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 लेस हो जाएगा 90, तो इसको हम थोरियम के नाम से जानते हैं भैया। तो इस केस में हम अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को चेक करें भाई, इस साइड देखो आपका जो चार्ज है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है भाई हमारा 92। इस साइड देखो भाई टोटल एटॉमिक
एटॉमिक नंबर 90 प्लस में 2 दैट इज 92। तो दोनों केसेस में भाई जब एक रिएक्शन कंप्लीट हुई है, हमारी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हुआ है, उस दौरान जो चार्ज था हमारा दैट इज एटॉमिक नंबर रिमेन से सेम। अगर वो सेम रहेगा तो वो कैसी क्वांटिटी है भैया, ये कंजर्व क्वांटिटी है। आपके जितने भी केमिकल रिएक्शन आप लेके चलोगे उन सभी में आप इसको डिस्कस कर सकते हो भाई, क्योंकि हम इनको एक बैलेंस्ड कंडीशन में लेके आते हैं भैया। तो बैलेंस फॉर्म में जब आएगी तो दोनों साइड से जो एटॉमिक नंबर है हमारा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। और जब वो चीज सेम रहेगी तो वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी कहलाएगी भाई हमारी। नेक्स्ट आता हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी फिफ्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपका ऑप्शन टाइप में या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। जो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर आइदर 1 मार्क्स वो आपके डेफिनेशन में भी पूछ सकता है या ऑप्शन टाइप में, या फिर न्यूमेरिकल आता है भैया इसके ऊपर। क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट आपका, जैसे हमने एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, जो एडिटिव नेचर डिस्कस किया था, उसमें एक बॉडी के लिए हम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेके चले उन सभी के ऊपर डिफरेंट चार्ज अज्यूम किया, दैट इज Q1 Q2 Q3 अप टू Q1 तक लेके चले थे। लेकिन इस केस में स्टूडेंट सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए जो टोटल चार्ज है ना वो सेम लेके चलेंगे, यानी कि n टाइम्स कर देंगे हम उसको। अगर हम बात करें होल बॉडी की, भाई ये ले लिया हमने वो होल बॉडी, इसके ऊपर टोटल चार्ज आपने क्यों अज्यूम कर दिया, हैविंग n कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, भाई सभी के लिए सेम चार्ज है। सेम चार्ज है तो भाई मान लें हम वो जो बेसिक एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी E मान लिया, एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए चार्ज। कितने टाइम्स भाई, कितने चार्ज पार्टिकल लेके चल पड़े हम, n, सभी के लिए सेम चार्ज है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस, तो Q इज इक्वल क्या होता है भाई हमारा, प्लस माइनस Na। ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी, ये क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। जो एडिटिव नेचर था ना उसमें सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो चार्ज था वो डिफरेंट लेके चलते हैं, लेकिन इस केस में जो चार्ज हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर अज्यूम करेंगे वो कैसा लेके चलेंगे भाई, सेम लेके चलेंगे। तो जब सेम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q इज इक्वल E, एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा Ne, n टाइम्स है तो प्लस माइनस भाई। अब हमने जो चार्ज हमारा दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्लस माइनस। अगर प्रोटॉन केस होगा तो भाई प्लस का हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तो स्टूडेंट हमारा माइनस का हो जाएगा वो। तो Q इज इक्वल प्लस माइनस Na। तो यहां से आप डेफिनेशन दोगे भाई इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज existence of a charge discretes, यहां पे स्टूडेंट डिस्क्रिएट्स का मीनिंग क्या है, अलग अलग डिफरेंट। जैसे जितने भी आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेके चले हो उन सभी अलग अलग पार्टिकल के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ ए चार्ज बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम पैकेट्स रादर एज डिस्क्रिएट्स, पैकेट्स rather as continuous existence of charge, जो चार्ज की एग्जिस्टेंस है, discretes packets rather as a continuous। भाई वो अलग अलग, discrete means
सेपरेट हो, अलग अलग हो, या फिर भाई कंटिन्यूअस लगातार हो, इज नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे भैया, जो अमाउंट आता हमारा कंटिन्यूअस अमाउंट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी, जो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज है, चार्ज की जो एग्जिस्टेंस होगी, डिस्क्रिएट पैकेट्स अलग अलग हो भैया, रादर एज ए कंटिन्यूटी हो, अमाउंट इज नोन एज, उस अमाउंट को हम किस नाम से जानेंगे भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा वो ग्रेनी इन नेचर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए ग्रेनी इन ए नेचर। यहां पे हमने जो ये नेचर ग्रेनी बताया है, इसका मीनिंग क्या है भाई, ग्रेनी का मतलब जैसे आपके वीट्स है, हम भाई चावल के दाने लेके चले, गेहूं के दाने लेके चले, तो वो ना मल्टीपल नंबर्स के अंदर मूव करेंगे। जो चार्ज होता है हमारा, हम इसके लिए आगे कॉज बताएंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ ए क्वांटाइजेशन, तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका जो हमने वर्ड लगाया है ग्रेनी, इसी बेस के ऊपर हम इसका कॉज बता पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है हमारे, वो एक सिंगल नंबर में मूव नहीं करते, दे मूव इन द मल्टीपल नंबर्स, which is the cause of a quantization of a charge। तो जो हम ग्रेनी नंबर लेके चलते हैं, तो जब हम इनको काउंट करेंगे, grains of rice, when we count a grains of a rice weight etc is a quantized quantity, उसको हम एक quantized quantity के फॉर्म में लेके चलेंगे। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है भाई हमारा, इज theoretically and experimentally explained by Millikan in 1909। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ पार्ट है हमारा, वो मिलिकन ने इन 1909 में एक्सप्लेन किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन्ड बाय R.A. Millikan in 1909। 1909 ईस्वी में स्टूडेंट R.A. Millikan ने क्वांटाइजेशन चार्ज की जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है उनके बारे में इसने बताया था। उसने ये बात बताई थी भाई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका is considered as in form of a positive and a negative, that is in form of a protons and a electrons। जब इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, तो इसके लिए इसकी बेसिक एलिमेंट्री यूनिट बनाई गई। जो हमने ये ई लिया है ना स्टूडेंट, वैसे तो आप चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, उसके अंदर भी यहाँ पे क्या लिखा था भाई, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 अप टू Qn, लेकिन यहाँ पे हमें E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज को। तो E से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं भैया, E क्या है यहाँ पे आपका एलिमेंट्री चार्ज, द बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, E से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो टोटल चार्ज आपका Q है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, प्लस माइनस NaE। हेंस यहां से हम अनदर डेफिनेशन देंगे, एक तो ये डेफिनेशन होगी स्टूडेंट हमारी, एक और डेफिनेशन देंगे भैया क्वांटाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए।
इट इज द property by virtue of which the total charge on a body, एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है भाई हमारा, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जो n है यहाँ पे वो क्या है भाई आपका एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज ए E इज इक्वल टू द, किसका इक्वल है भाई, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, जो हमारी बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है E, उसका क्या होगा भाई, इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज Q इज इक्वल प्लस माइनस Na E। तो दोनों डेफिनेशन स्टूडेंट आपकी, आप किसी को भी याद कर सकते हो। यहां से मोस्टली जो हम लेके चलते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर चलते, क्योंकि हमारा जो फार्मूला आया है वो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं भाई, जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल प्लस माइनस Ne। तो अब यहां से हमने प्लस माइनस के बारे में बताया भाई, RML करने, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज केस है तो भाई आप पॉजिटिव लेके चल पड़ो, यानी प्रोटॉन का केस हो जाएगा। अगर बात आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर कर रहे हो तो क्या लेके चल पड़ो, आप उसको माइनस का लेके चल पड़ो। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो कितना स्टूडेंट हमारा, E इज इक्वल प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से Q टोटल चार्ज हो गया, N इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, और E बेसिक एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा। तो यहां से क्या कॉज है स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, क्वेश्चन बनाएंगे भाई हम इसका, व्हाट इज द कॉज ऑफ ए quantization of a charge। What is cause of a quantization of electric charge? तो आंसर बताओ भाई स्टूडेंट्स, क्या कारण है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग, कि जो ये n है ना इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा भैया। और वो जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपके ट्रांसफर होते हैं इंटीग्रल, एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा नंबर में वो ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं भैया, इंटीग्रल मल्टीपल। तो जो कारण है इसका वो यही है, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ट्रांसफरिंग ऑफ मल्टीपल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, विच इज द कॉज ऑफ ए क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। जैसे हम ये लेके ना भाई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, वो बात नहीं कहते हम, मल्टीपल नंबर में लेके चलते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो केस आता है हमारा, इसमें से कुछ हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे भैया, एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वांटाइजेशन हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वांटाइजेशन has more significance
level as macroscopic. जो क्वांटाइजेशन की सिग्निफिकेंस है भाई वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर लार्जर है एज कंपेयर्ड टू मैक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किए स्टूडेंट हमने, माइक्रो और मैक्रो। इनका मीनिंग क्या होता है भाई? माइक्रो का मीनिंग है यहाँ पे स्मॉल इन साइज, जहां से जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस नंबर में होती है भैया। और मैक्रो का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मैक्रो मीन्स लार्ज, जहां से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफरिंग टेक्स प्लेस। जब यहां से लेसर नंबर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग होती है भैया, तो हम वहां से बॉडी के टोटल चार्ज को इग्नोर नहीं कर पाते, इज नॉट इग्नोर्ड। लेकिन इस केस में, मैक्रो के केस में, जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, इट कैन बी इग्नोर्ड। सो इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटाइजेशन एज ए मोर सिग्निफिकेंस एज कंपेयर्ड टू मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो के केस में जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो लेसर इन नंबर होती है, व्हाइल इन केस ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक इज ए हायर, लार्ज नंबर में। तो जब यहां से लेसर नंबर में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी तो जो टोटल चार्ज डिस्क्रिएट हुआ हमारा उसको हमें इग्नोर नहीं कर पाते। चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यहां से चार्ज इग्नोर नहीं हुआ, लेकिन इस केस में चार्ज इग्नोर्ड होता है। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, सो चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में स्टूडेंट लार्ज नंबर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, सो चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब हम यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेके चलेंगे भाई। व्हाट आर द constituent particles of electrons and protons? Particles of protons and electrons। जो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म्स, जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स है, उस बेस के ऊपर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हमें क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। तो आंसर लिखेंगे भाई हम इसका, quarks are constituent particles of proton and electron। जो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है स्टूडेंट वो क्या होता है आपका? क्वार्क्स कहलाता है स्टूडेंट। तो डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स पाए जाते हैं, उनके लिए के टेबल बनाएंगे भाई हम। जो एग्जिस्टेंस है, जो चार्ज है हमारा, जो चार्ज लाई करता है, दे हैव चार्ज प्लस माइनस e/3 एंड प्लस माइनस 2e/3। जो चार्ज लाई करेगा स्टूडेंट इनके लिए वो क्या आएगा? प्लस माइनस e/3 एंड प्लस माइनस
2e/3। तो इनके लिए एक टेबल है स्टूडेंट, टेबल जो डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स है हमारे और उनके लिए चार्ज वैल्यू है वो डिस्कस करेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वार्क्स, चार्ज। तो फर्स्ट जो नेम ऑफ क्वार्क्स स्टूडेंट हमारा अप, UP अप, जिसको हमें सिंपली U से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, विच इज इक्वल प्लस माइनस 2e/3। एंटी क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, एंटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका अपोजिट, तो अपोजिट है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके लिए एंटी क्वार्क्स में माइनस 2e/3। जैसे क्वार्क्स के लिए हमने अप जब वैल्यू रखी है तो अमाउंट कितना है, प्लस 2e/3 है। तो एंटी केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इसके ऊपर यू लगाओ, U⁻, तो ये इसका एंटी केस हो गया। तो अब केस में प्लस 2e/3, तो इसका एंटी क्वार्क्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2e/3। सेकंड है भाई हमारा, जैसे अप हो गया इसी प्रकार है डाउन, अप पे डाउन, तो डाउन केस में आ जाएगा स्टूडेंट, डी से इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारी माइनस e/3। तो इसका एंटी क्वार्क्स क्या हो जाएगा भाई, डी मीन इज इक्वल, ये माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा प्लस e/3। जो चार्ज वैल्यू लाई करते हैं स्टूडेंट हमारी, वो किस बीच में लाई करेगी, प्लस माइनस e/3 टू प्लस माइनस 2e/3। जैसे ये केस है भाई, प्लस 2e/3 का हो गया, यहाँ पे क्या हमारा e/3 केस में। थर्ड है भाई हमारा चारांश C, चारांश C है जो हमारा प्लस 2e/3। तो एंटी चारांश क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2e/3 हो जाएगा। स्ट्रेंस S, तो स्ट्रेंस केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस e/3। तो एंटी स्ट्रेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा प्लस e/3। तो इस प्रकार हमारे जो क्वार्क्स हैं, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिसको हमने क्वार्क्स के नाम से जाना है भाई, और उसके ऊपर जो चार्ज लाई करता है वो क्या आएगा, प्लस माइनस e/3 टू प्लस माइनस 2e/3। तो उस डिफरेंट टाइप के हमने क्वार्क्स पढ़े भाई, जिसको एक टेबल के अंदर लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए क्वार्क्स। क्वार्क्स के लिए डिफरेंट टाइप हो जाएगी, अप है, डाउन है, चारांश है, टॉप है, बॉटम है। जैसे अप डाउन हो गया, चारांश स्ट्रेंज हो गया, इसी प्रकार टॉप और बॉटम के वैल्यू लाई करते हैं स्टूडेंट हमारे। अब आता हमारा, जैसे हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को नाम क्वार्क्स दिया है, इसी प्रकार एक और होता है भैया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का था ना, ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी पार्टिकल होता है, इट्स चार्ज इज, इसके लिए चार्ज वैल्यू क्या है स्टूडेंट, E इज इक्वल प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए थी हमारी माइनस का थी, उसका एंटी करो भाई, एंटी करेंगे तो क्या आ जाएगी प्लस की, तो E इज इक्वल प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन बाकी की जो सभी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन के सेम होंगी, बट ऑल रिमेनिंग properties are same as the electron।
जो बाकी की सभी प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पॉजिट्रॉन की वो इलेक्ट्रॉन के सेम रहेगी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो चार्ज है हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो इसके अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻⁻19 होता है और पॉजिट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वो कैसे प्लस में आ जाएगा। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है हमारा इन हेलिएशंस था स्टूडेंट वो लीनियर मोमेंटम के केस में आ गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवेरिएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पे स्टूडेंट इनवेरिएंस का मीनिंग क्या है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का बॉडी के ऊपर है वो वेरी नहीं करता, रिमेन से सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी रिमेन्स सेम। कैसा रहेगा स्टूडेंट, हमारा सेम रहेगा। अगर हम बात करें इन अदर वर्ड्स द चार्ज ऑन द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड, जो बॉडी की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता भैया। अगर जैसे हम बात करें भाई एक स्टूडेंट लिया हमने, वहां पे उसका चार्ज नोट किया, उसको रन किया, आफ्टर 5 मिनट उसके लिए चार्ज चेक किया तो जो चार्ज यहाँ पे था वो वहां पे रहेगा, स्पीड का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। It means charge on an object is independent of the. It means charge on a body is independent from speed of body. बॉडी की स्पीड का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता जब वो रेस्ट केस में है, दैट इज चार्ज एट ए रेस्ट कंडीशन इज इक्वल बाई चार्ज इन ए मोशन फॉर्म। जब आपने रेस्ट कंडीशन में चेक किया स्टूडेंट और ए मोशन फॉर्म में जब उसको चेक किया, दोनों ही फॉर्म में वो कैसा रहे, सेम रहे, वो चीज क्या कहलाती है भैया, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट हमारी। फर्स्ट हमने जो लेके चले थे भाई वो क्या थी, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो रिप्रेजेंटेशन दी थी चार्ज के लिए, द बेसिक एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भाई ई से लिखा था और वो ई किसके इक्वल आया हमारा, +/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आ गया था हमारा। थर्ड प्रॉपर्टी भाई हमने एडिटिव नेचर के बारे में डिस्कस किया। फोर्थ प्रॉपर्टी भाई हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े हमने। उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर उसका कॉज क्या है, कैसे जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक हमारे सिस्टम हैं उनमें सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी। क्वार्क्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, जिनको हम क्वार्क्स के नाम से जानते हैं भैया, कितने टाइप के होते हैं, उनके ऊपर कितना चार्ज लाई करता है, वो चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ा, क्वांटाइजेशन को किसने डिस्कस किया उस चीज के बारे में, यानी कि जो बेसिक नॉलेज था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट हमने यहाँ से। नेक्स्ट जो केस आते हैं भाई हमारे, वो जो कंपैरिजन करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बारे में, कंपैरिजन ऑफ ए, हमारी बेसिक जो प्रॉपर्टी थी वो यहीं पे फिनिश हुई। अब हमें मास और चार्ज में कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज
and a mass. हाँ दूसरे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है भैया जो इलेक्ट्रिक फोर्स का कारण बनती है इनटू द मैटर्स। और एक मास क्या होता है भैया? द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन द मैटर। मैटर के अंदर जो टोटल क्वांटिटी है भैया, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और ए नेगेटिव। मास कैसा होगा भाई? ऑलवेज में पॉजिटिव। इट मे बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। भाई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये भाई इट ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा आएगा भाई हमेशा? ये तो वेरिएंस केस में हमने चेक किया था भाई, चार्ज के ऊपर दो टाइप आई थी हमारे, पॉजिटिव और ए नेगेटिव में, तो दो टाइप होगी। लेकिन मास हमेशा कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव में। चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, सो दे एक्ट एज ए स्केलर्स। दे आर स्केलर्स। ये स्केलर्स है, ये भी स्केलर, दे आर आल्सो। ये भी क्वांटिटी कैसे स्टूडेंट हमारे? स्केलर्स होती है। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है स्टूडेंट, ये नॉट क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन फॉर्म शो नहीं करते स्टूडेंट हमारे। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। मास ऑलवेज कंजर्व नहीं रहता भैया। मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व। मास हमेशा कंजर्व नहीं होगा। मास एनर्जी की फॉर्म में E इज इक्वल mc स्क्वायर, जो हमारे आइंस्टीन इक्वेशन है, टोटल जो एनर्जी है E इज इक्वल mc स्क्वायर, उस फॉर्म में चेंज हो जाता है भैया। तो मास को हम ऑलवेज कंजर्व नहीं मानते। बेसिकली हमने क्या माना है भाई? मास इज कंजर्व, लेकिन ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं ले सकते हम इसको। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ द बॉडी। मास चेंजेस, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है भाई हमारी, अब चेक किया था हमने, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी की स्पीड से इंडिपेंडेंट है भैया, लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा मास वेरी विद स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी की स्पीड के साथ स्टूडेंट वेरी करता है हमारा। जो चार्ज फोर्स यहां से राइज होगा वो अट्रैक्टिव एज वेल एज ए रिपल्सिव इन नेचर होता है भैया। फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स may be positive and a negative in nature। पॉजिटिव और ए नेगेटिव फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स। और यहां से भाई हमारा ऑलवेज अट्रैक्टिव इन ए नेचर। फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडी always attractive in a nature। ये हमारा किसको पे करेगा भाई? इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स लॉ को सपोर्ट करता स्टूडेंट ये। और ये किसको करेगा भाई? ग्रेविटेशन लॉ को। इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ ए ग्रेविटेशन।
जो हमारा ग्रेविटेशन फॉर्म है, ग्रेविटेशन लॉ स्टूडेंट है, उसको ओबे करता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बाद हमने इसमें जो वेरिएंस डिस्कस किए स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है कॉलम से लॉ। कॉलम्स तो कॉलम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट हमारा? चार्ल्स कॉलम्स एक साइंटिस्ट था भाई हमारा, उसने इन 1785 हमें चार्ज्ड बॉडी के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बताया था। इन 1785 चार्ल्स कोलंबस suggested about force between two charged body। जो दो चार्ज्ड बॉडी है स्टूडेंट, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसके बारे में बताया था इन 1785 चार्ल्स कोलंबस ने। उसने ये बात बताई थी हमें कि भाई देयर इज एन अट्रैक्टिव एज वेल एज ए रिपल्सिव फोर्स। देयर इज एन अट्रैक्टिव as well as repulsive force between two charged body। दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में स्टूडेंट अट्रैक्टिव एज वेल एज ए रिपल्सिव काम का फोर्स काम करता है, जिसको हमें कॉलम्स फोर्स के नाम से जानते हैं। और वो जो फोर्स हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करे? अकॉर्डिंग टू कॉलम्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। That is, let two charged body having charge Q1 and Q2 separated by a certain distance then according to definition क्या बताती है भाई हमें कि जो फोर्स लगा हमारा F is directly proportional Q1 Q2 इक्वेशन है। देखो हमने ये बात लिखी directly proportional to magnitude of their product of their charge। उन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या?
उनकी पॉजिटिव वैल्यू, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, f इज इनवर्सली टू RA स्क्वायर। इक्वेशन है 2, एडिंग 1 and 2 we get, तो क्या आ जाए इसमें, f is directly proportional Q1 Q2 by RA square. When we remove this directly proportionality, f is equal k Q1 Q2 by RA square. यहाँ पर k here k is equal क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और कॉलम्स कांस्टेंट। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलो या फिर कॉलम से कांस्टेंट बोलो भैया। तो F और K किसके इक्वल होता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस वैल्यू स्टूडेंट हमारी इसके लिए k के लिए जो वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9, तो आप यहां से निकाल सकते हो भाई, यूनिट आएगी इसके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो k की वैल्यू है इसको इधर लेके आओ, तो f r² Q1 Q2, f फोर्स के लिए न्यूटन, r डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर, ये इसके लिए मैथमेटिकल वैल्यू होगी स्टूडेंट। एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू ली हमने इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हैविंग वैल्यू भाई, इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इसकी यूनिट होगी इसमें इसके अपोजिट होती है, जो हमने k के लिए यूनिट डिराइव किया ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका अपोजिट करो तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसके लिए मैथमेटिकल वैल्यू और इसके यूनिट आ जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें किसी मीडियम की, इन एनी मीडियम, किसी मीडियम के अंदर k इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, बट बोलते क्या स्टूडेंट इसको हम एप्सिलॉन, पढ़ा क्या जाएगा ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर हमने इसके नीचे 0 लगाई है तो ये फ्री स्पेस के बारे में बताता है, अगर हम सिंपल रखें तो वो क्या बताएगा भाई आपको, इन एनी मीडियम। अगर एक मीडियम से सेकंड मीडियम का केस है तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो, तो उस केस में हम f को क्या रखेंगे भाई, f इज इक्वल k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर, या फिर भाई ये तो किस में आएगी भाई हमारी f इन ए वैक्यूम। अगर किसी मीडियम के लिए चाहिए तो f मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर, ये फ्री स्पेस के लिए हो जाएगी, ये किसी भी मीडियम के लिए आ जाएगी स्टूडेंट। तो अगर हम रिलेटिव वैल्यू इसकी डिटरमाइन करें भाई, रिलेटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r, तो उस एप्सिलॉन r के लिए हम चेक कर सकते हैं, एप्सिलॉन r इज इक्वल FA बाई FA m, A मींस एयर दैट इज वैक्यूम। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारी, जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला है, अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन r लें तो वो रिलेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी जो एप्सिलॉन r है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, FA बाई FA m। FA बाई FM का मतलब क्या होगा कि जब आपके चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में प्रेजेंट हैं उस टाइम पे उनके बीच में फोर्स, दैट इज द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन ए वैक्यूम, टू द भैया फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन ए मीडियम। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल क्या आ जाए, FA बाई FA m। और एप्सिलॉन के लिए जो डायमेंशनल फार्मूलाज में एप्सिलॉन नॉट के लिए, जैसा कि आपने
+1 के अंदर डायमेंशनल फार्मूले डिस्कस किए होंगे, चार्ट भी बनाया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वहां पे हर यूनिट में आपके यूज होता है, हर क्वांटिटी के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है भैया, m-1 L-3 T4A2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए एप्सिलॉन नॉट ए क्वांटिटी, m-1 L-3 T4A2 आ जाएगा स्टूडेंट। दिस इज द कॉलम्स लॉ। तो स्टूडेंट आपने यहां तक इसको करना है। कोई प्रॉब्लम हो आपकी भाई, जैसे हम ये लेके चले हम कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस हो जाएगा, वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि जब आप एक वैक्यूम केस में हो, यहाँ पर ये वैक्यूम केस के बारे में बता रहा है। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करें भैया, जैसे ये लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये किसके बारे में बताएगा भाई, मीडियम केस के बारे में बताएगा। तो आप चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में लेके चले हो या फिर मीडियम केस में लेके चले हो, किसी मीडियम में लेके चले हो, तो वैल्यू चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से इन दोनों की रिलेटिव वैल्यू चेक करते हैं भाई हम। जैसे अगर हम इनको डिवाइड करें ना, तो आप ये एप्सिलॉन आर निकाल सकते हो भैया। तो एप्सिलॉन आर क्या है, जैसे वैक्यूम केस डिवाइडेड मीडियम केस, तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। उसको हम किस नाम से जानते हैं भैया, रिलेटिव वैल्यू के नाम से जानते हैं भैया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट केस में। तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला भाई, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो स्टूडेंट आपने यहां तक करना है। थैंक यू।